नाउ सी, बोर्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट थिंग जो हमारे मन में आता है दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? बट बोर्ड का अगर तुम लोग को कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या है? इफ समबडी आस्क्स यू टू डिफाइन बोर्ड, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मींस हम भी इंडिविजुअल्स है, हमारा भी ग्रुप है, तो हम बोर्ड हो गए। की मैनेजर्स? नो, की मैनेजर्स दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ बोर्ड। For example, if let us say CFO takes a key decision, will he be the part of board? Then he is also sitting at the, means in if we consider in hierarchy, topmost level पे CFO भी बैठा है। तो if as per your definition CFO अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो क्या उसको हम लोग बोर्ड के अंदर कंसिडर कर सकते हैं? नहीं। क्या होता है बोर्ड? जनरली जो भी आता है, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तुम लोग बता दोगे, यू आर राइट। बट अगर तुम्हें कोई पूछे कि भाई एक्चुअल में बोर्ड क्या है, तो क्या कहोगे? नो। एक सिंपल सा इसका मतलब है, बोर्ड इज नथिंग बट द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन द कंपनी आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड, और कुछ नहीं। नो केएमपी, नो मैनेजर, नो सीनियर मैनेजर, कुछ नहीं। देखो डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर का डेफिनेशन क्या है? पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर का कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला डेफिनेशन नहीं। इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर, एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इज द डायरेक्टर, दैट्स इट। एंड ऑल दिस अभी सपोज तुम तीनों को मैंने इंडिविजुअली अपॉइंट किया, बराबर, एंड तुम तीनों को मैं कलेक्टिवली अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा? बोर्ड कहूंगा, और एल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वन इन द सेम थिंग। ओके, सो दैट इज द बोर्ड। बोर्ड इज नथिंग बट द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन याद है? 210, भले ही याद ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम है मुझे याद रहता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 210 कहता है कि ऑल द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन द कंपनी आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका इफेक्टिवनेस। नाउ इफेक्टिवनेस मतलब क्या? इफेक्टिव कम्स इनटू द पार्ट वेयर इन दे मैनेज द कंपनी एंड प्लस देयर कंपोजिशन। मैनेजमेंट तो ठीक है, चलो उसका पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर ड्यूटी है कि दे नीड टू मैनेज, दे नीड टू टेक सम डिसीजंस व्हाटएवर दे वांट। बट इफेक्टिवनेस का क्या होता है? इफेक्टिवनेस में जो मेजर पार्ट आता है ना, दैट इज कंपोजिशन। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड? अगर मैं तुम्हें पूछूं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब क्या, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आएगा? लाइक फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, मैक्स 15। नाउ ये तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। क्या ये कंपोजिशन हो गया? हाँ, ये सब चीजें, कितने एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव, कितने इंडिपेंडेंट वुमन होनी चाहिए, याद है? लिस्टेड कंपनी शुड हैव नॉट ओनली लिस्टेड बट अनलिस्टेड का भी क्राइटेरिया, वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। कभी कभी इंडिपेंडेंट वुमन को भी लाना पड़ता है एज पर सेबी एलओडीआर रिक्वायरमेंट्स, वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। सो इफेक्टिवनेस एंड कंपोजिशन रिलेट्स टू द ओनली थिंग कि तुम्हारे कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, नॉट दैट कि तुम कितने अपॉइंट कर रहे हो। सी, दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। तुम कितने अपॉइंट कर रहे हो वो तुम्हारा डिसीजन है, कितने होने चाहिए वो तुम्हारा डिसीजन नहीं है। दैट इज बीइंग गिवन बाय द लॉ कि एटलीस्ट यू शुड हैव दीज मेनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर इतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक वुमन होनी चाहिए, एंड सो ऑन। नाउ यहां पे तुम अपना मर्जी चला सकते हो, नहीं आई डोंट लाइक वुमन सो मैं वुमन को अपॉइंट नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। आई वांट ऑल शुड बी जेंट्स, ऐसा तो नहीं चलेगा, राइट? सो कंपोजिशन की बात करेंगे तो यही चीज आती है कि कितने एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, क्या कंपोजिशन होना चाहिए, वो सारी चीजें। ओके, पेज नंबर क्या उसका? 84। इफ यू सी दिस चैप्टर ऑल्सो, उसका जो तुम लोग जो फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन जैसा कुछ दिया रहता है ना, अगर वो भी देखोगे ना तो सी दैट उसमें वही लिखा हुआ है, बोर्ड इवैल्यूएशन, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड इफेक्टिवनेस, कोड ऑफ कंडक्ट, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आने वाली है। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी इज रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? तो एक वो तुम लोग को जो बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्सेस, these are the general rules, right? इस देखो एक चीज बता दूं, this subject will be 50-50। आधी चीजें लॉ से रिलेटेड होगी, आधी चीजें थियोरेटिकल भी होगी, राइट? नॉट ऑल द थिंग्स विल बी रिलेटेड टू एनी प्रोविजंस और सेक्शंस, काफी सारी चीजें थियोरेटिकल लगेगी। जैसे कि अगर मैं वो जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट था, जो एक चैप्टर, अभी रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई लॉ नहीं है, इट इज कोर थियरी, राइट? सेम वे एथिक्स जो लास्ट पार्ट था वो भी पूरा थियरी है,
उसमें कोई लॉ, कोई भी प्रोविजन कुछ नहीं आएगा. इट इज लाइक स्टडिंग दैट ओसी टाइप ऑफ सब्जेक्ट. कैसे हम लोग कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द बुलेट पॉइंट्स एंड उसके अंदर का कंटेंट एंड द मैटर इज डन. बट काफी सारी चीजें ऐसी है जो लॉ के बेस पे. सो इन दैट केस अगर तुम्हारे प्रोविजंस क्लियर है तो आराम से आंसर लिख सकते हो. ऐसा है, राइट. नाउ सी, सबसे पहला रोल क्या बोला गया कि प्रोवाइडिंग डायरेक्शन इन द. ये सब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, सिंस तुम लोग का एग्जीक्यूटिव हो चुका है. ऑल दिस थिंग्स आर लाइक पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल, राइट. देखो, प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस फॉर द मैनेजमेंट, ये तो काम ही होता है बोर्ड का कि भाई व्हाट आर द डायरेक्शंस टू बी गिवन. सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेट एथिकल लीडरशिप डिस्प्लेइंग एंड प्रमोटिंग थ्रू आउट द कंपनी. एथिकल लीडरशिप मतलब क्या? व्हाट इज एथिक्स जनरली? मॉरल वैल्यूज. कंपनी में मॉरल वैल्यूज क्या होंगे? फेयर डिसीजन मतलब क्या? लॉस नहीं होना चाहिए. ओके. सीक्रेट, so they should not work for their own benefit, they should work for the company, for the stakeholders. Okay. और फ्रॉड नहीं करना चाहिए, राइट. दे शुड नॉट. देखो, सीक्रेट प्रॉफिट एक बार साइड में रखो, उससे बाकी किसी का नुकसान नहीं होने वाला है. सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट किया. व्हाट इज सीक्रेट प्रॉफिट जनरली? फॉर एग्जांपल, कंपनी की कोई चीज जो 100 रुपए में बिक रही थी, राइट, डायरेक्टर ने वही चीज को 120 में बेचा, कंपनी को 100 रुपया दिया, 20 रुपया खुद ने रख लिया. ठीक है, कंपनी का कुछ नुकसान हुआ नहीं, नो डाउट. डायरेक्टर जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, बट सीक्रेट प्रॉफिट विल नॉट हार्म द कंपनी, क्योंकि कंपनी को तो पता है कि मेरा माल 100 रुपए का है. अगर डायरेक्टर वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो 100 रुपया तो देना ही है डायरेक्टर ने, बट अगर उसने 120 में बेचा है तो दैट बिकेम द सीक्रेट प्रॉफिट. इट वोंट अफेक्ट दैट मच टू द कंपनी, क्योंकि 100 जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो मिल ही रहा है. सो सीक्रेट प्रॉफिट को साइड में रखते, फ्रॉड को पकड़ के रखते. नाउ फ्रॉड अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल लीड टू लॉस, राइट. इफ इट लीड्स टू लॉसेस और पेनल्टीज, जो भी एक्शन वैक्शन लिया जाता है, मार्केट वैल्यू कम्स डाउन, अल्टीमेटली अफेक्ट किसको होने वाला है? कंपनी को एज वेल एज शेयर होल्डर्स को, राइट. तो डिसीजंस जो भी उन लोग के एथिकल होने चाहिए. Third is consistent with the culture and values defined in the organization. Now, what are the cultural and values? The manner in which they work. For example, टाटा ले लो. टाटा एम्प्लॉइज को प्रायोरिटी देता है कि काम को प्रायोरिटी देता है? पता है, एम्प्लॉइज को प्रायोरिटी देता है. बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, दे जस्ट फोकस ऑन काम. एम्प्लॉई, वी डोंट कंसिडर एम्प्लॉई एज दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तू काम करके दे रहा है, तू आजा, तू नहीं दे रहा है, निकल. टाटा इज लाइक, भाई तेरे से क्यों नहीं हो रहा? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? लेट्स फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस. टाटा एंड तक जाके what do you call, it will try to resolve the problem. अभी तुम लोग को पता है टाटा नैनो का प्लांट पहले बंगाल में होना था. टाटा नैनो है ना, टाटा नैनो जो अभी तो बंद हो चुकी है, राइट. अभी नया आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किधर था टाटा नैनो का? पता है तुम लोगों को? इट वॉज इन गुजरात. मैन्युफैक्चरिंग उसका गुजरात में एक साणंद की जगह है. साणंद, आनंद कैसे होता है वैसे साणंद. बट इनिशियली इट वॉज प्लान्ड टू लोकेट एट वेस्ट बंगाल, इन सम सिटी इन वेस्ट बंगाल, सम प्लेस इन वेस्ट बंगाल. वहां से उठा के क्यों टाटा ने पूरा का पूरा प्लांट गुजरात में शिफ्ट किया? वो रीजन पता है? वहां पॉलिटिशियंस, अभी पता है ना, कोई प्लांट आता रहेगा तो पॉलिटिशियंस पहले ही अपना हफ्ता मांगने पहुंच जाएंगे कि भाई हम लोग को हमारा मिलना चाहिए, ये वो जो भी है. सो सेम थिंग हैपेंड ओवर देयर. एंड वो वहां के कुछ पॉलिटिशियंस ने जो लैंड सिलेक्ट किया था ना टाटा ने, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, उसको मार दिया. मार दिया मतलब मर्डर नहीं कर दिया, लाइक स्लैप वैप दिया रहेगा कुछ ना कुछ. ये बात ऊपर तक पहुंचा कि ऐसा ऐसा हुआ है. जस्ट फॉर दैट वन सिक्योरिटी गार्ड पूरा का पूरा प्लांट उठा के टाटा ने यहां पे डाल दिया गुजरात में. वो इतना एम्प्लॉयज को वैल्यू देता है. ओके, सो वही चीज बोला गया, कंसिस्टेंट विद द कल्चर एंड वैल्यूज. द वे यू वर्क, मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट विद इट. आधा कभी ये सोच रहे हो, कभी वो सोच रहे हो, डामाडोल मत हो जाओ. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट द परफॉर्मेंस कल्चर that drives value creation for exposing companies excessive risk and risk of value destruction. Performance culture क्या होता है? What is performance culture? See, all the directors, all the employees, they work, they perform in such a manner that company grows. Actual में देखा जाए तो employees का ही performance होता है. Directors का तो क्या होता है, खाली decision लिया and they go on. काम divide कर देते. Like for example, directors है, उसके नीचे सब managers होंगे, production head या फिर marketing head, sales head या जो भी है. They deliver their decisions to such heads and these heads they make sure कि भाई employees अपना काम कर रहे हैं, right? तो performance based evaluation भी हो जाता है. भी performance based evaluation रहेगा तो risk को assess करने में easy हो जाएगा. Why? Because directors are not going to work at the lower level. Lower level पे पता चलेगा क्या problems है, क्या risk हो रहे हैं, कैसे product अपना downgrade हो रहा है, कैसे अपना product दूसरे के product से नीचे आ रहा है. यही चीज ऊपर जाएगी तो directors can take some decision, right? देखो ground level पे मैं काम कर रहा हूं, आई फाइंड आउट कि भाई ये प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है. आई नीड टू मेक श्योर कि ये चीज ऊपर तक जाए. व्हेन आई से ऊपर तक मतलब मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स तक जाए. अगर ये कल्चर नहीं होता तो वो जो डिफेक्ट था वो कभी भी ट्रेस हो पाता. चलो मैं देख भी लेता कि ये गलती हुआ है यहाँ पे, बट क्या वो ऊपर तक जा पाता? नहीं, राइट.
फिर क्या, मेक वेल इन्फॉर्म्ड एंड हाई क्वालिटी डिसीजंस बेस्ड ऑन क्लियर लाइन, create a right framework for helping directors to meet their statutory duties under Companies Act. You know, Companies Act में एक section, I think section 160, जो कहता है 160 और 166 दोनों में से एक section है, duties of director. Now, generally, what are the duties of director? एक तो हो गया जो तुम लोग ने अभी बताया, not to make secret profit. ये उसका duty है, not to make secret profit, not to work for their personal benefit. It is their duty to work for the company. और क्या क्या duty होता है तुम्हें पता है? एक होता है नॉट टू असाइन हिज ऑफिस टू एनीवन. इसका मतलब क्या, नॉट टू असाइन हिज ऑफिस टू एनीवन. एग्जैक्टली. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, लाइक शेयर होल्डर, इफ ही डज नॉट वांट्स टू अटेंड द मीटिंग, व्हाट ही कैन डू, प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. क्या डायरेक्टर ऐसा कर सकता है? नहीं. दैट इज द पॉइंट. इट इज हिज ड्यूटी दैट ही शुड नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनीवन एल्स. अगर वो करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगता है 166 के हिसाब से. ओके. Next is being accountable, particularly those who provide capital to the company. In short, accountable to whom? Investors, shareholders, right? Shareholders have right to ask any questions to the directors. क्यों? क्योंकि भाई उन्हीं के पैसों पे कंपनी चल रहा है. Okay? And last point is, think carefully about governance arrangement and embrace evaluation for their effectiveness. What do you mean by governance? What सबसे एक governance word क्या होता है? ये तो मैं पूछना ही भूल गया. What do you know about this word governance? Generally, एक word में अगर तुम्हें आंसर देना हो कि governance मतलब this, क्या लगता है? एग्जैक्टली, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज. अथॉरिटीज भी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, अथॉरिटीज भी नहीं बोलूंगा. आई जस्ट यूज द वर्ड कंट्रोल. अगर थोड़ा और आगे जाना है तो एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. गवर्नेंस वर्ड कहां से आता है? नहीं, गवर्नमेंट से नहीं आता. गवर्नमेंट से नहीं आता. गवर्नेंस डज नॉट कम फ्रॉम गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम गवर्निंग. गवर्निंग सुना है कभी? गवर्निंग. गवर्निंग मीन्स क्या? कंट्रोल. गवर्निंग मीन्स क्या? एडमिनिस्ट्रेशन. इसलिए गवर्नेंस का मतलब भी वही हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. ओके. तो लास्ट पॉइंट वही कहता है कि थिंक केयरफुली अबाउट द गवर्नेंस अरेंजमेंट्स. योर कंट्रोल, योर एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इन सच अ मैनर दैट यू शुड बी केयरफुल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग एनी पॉलिसीज, एनी डिसीजंस. बोलते ना, आड़ धूड़ कुछ भी डिसीजंस लेते जाओगे तो अल्टीमेटली वो कभी ना कभी अफेक्ट कर सकता है कंपनी को, राइट. एंड वी डोंट वांट कि कंपनी को अफेक्ट करे. डायरेक्टर्स ऑलवेज वांट कि भाई कंपनी को कम से कम नुकसान हो, या हो ही ना, कम से कम भी नहीं, दे विल ऑलवेज वांट के कभी नुकसान ही ना हो. बट वो तो होने नहीं वाला, कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिसीजन भारी पड़ते ही है. ओके, राइट. नाउ अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, मीनिंग ऑफ बोर्ड, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया. सी 210 राइट साइड पे दिया हुआ है, बॉक्स दिख रहा है. सी कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी. तो देखो, डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द सेम थिंग जो मैंने 210 में तुम्हें बताया. ओके. फिर 234 मैंने बोला कि हु इज अ डायरेक्टर? पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. ऐसा नहीं कि द वन हु इज क्वालिफाइड. सबसे पहले क्या डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है? नहीं है. कोई क्वालिफिकेशन? कितना मिनिमम क्या है क्वालिफिकेशन? एज 35 इयर्स? नो. आकाश अंबानी डायरेक्टर है क्या? 35 इयर्स का है. मिनिमम एज टू बी द डायरेक्टर इन इंडिया इज 21. मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैं भूल गया. हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है? यू हैव एनी यू मीन्स डू यू नो इज देयर एनी क्वालिफिकेशन टू बी द डायरेक्टर? That is okay. Individual, natural person can be the director, but is this the only qualification? I'm asking in terms of academics. जैसे कि to become a company secretary, you have to pass CS course, वैसा. To be the director, is there any course which you need to pass? वो इंडिपेंडेंट के लिए. आईका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड वो भी एग्जाम देना होता है. लाइक दे नीड टू गिव एग्जाम एंड 60% एग्रीगेट लाना पड़ता है. पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो अटेम्प्ट देते रहो, वैसा है. वो तो अलग बात है. बट जस्ट टू बी अ नॉर्मल डायरेक्टर, और वो भी अभी अभी आया. आईका इज नॉट लाइक सिंस बिगिनिंग. आईका रिसेंटली, आई थिंक 2-3 साल पुराना कॉन्सेप्ट होगा शायद से, राइट. नॉर्मली देयर इज नो सच क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. तुम अगर 10वीं फेल हो ना तो भी तुम डायरेक्टर बन सकते हो. पता है? पता है? नहीं तो याद रखना. हाँ, मजाक, अरे सही मजाक नहीं कर रहा. तुम बोलोगे तो सर इतना अच्छा सैलरी कैसे मिलता है? इट इज देयर एक्सपीरियंस विच गेट्स देम टू सच प्लेस. ओके, मैं आज 10-15 डिग्री ले लूं फिर भी मुझे शायद कोई डायरेक्टर ना सिलेक्ट करे. क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए टू मैनेज द कंपनी. पूरा कंपनी के मैनेजमेंट के जो भी पैनल ऑफ बोर्ड है उसके पास ऐसा क्वालिटीज होना चाहिए दैट दे कैन टेक सच डिसीजंस व्हिच विल बी फ्रूटफुल टू द कंपनी. मैनेजमेंट करने का एबिलिटी नहीं है तो तुम लोग को कोई डायरेक्टर बनाएगा ही नहीं. तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए वो फील्ड में, बराबर.
टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते तो पहला टाइप क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. हु इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? अ होल टाइम डायरेक्टर. हु इज अ होल टाइम डायरेक्टर? जो 9 से 7 तक काम करता है, ऐसा? लाइक इज दिस द डेफिनेशन? तो इन सिंपल टर्म्स ही पार्टिसिपेट्स इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. दैट्स, ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. लाइक उसके देखो ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए. व्हाट आर हिज फंक्शंस? मैनेजिंग पीपल, लुकिंग आफ्टर एसेट्स, timely discharge of payment obligations, hiring, developing and retaining talent, entering into contracts, right? Actually वहां पे कॉमा होना चाहिए. वो एक 2 पॉइंट मुझे लग रहा है एक में डाल दिया. एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हो गया. एंड हायरिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट. व्हाट इज टैलेंट? अच्छे एम्प्लॉइज. किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, दे विल ऑलवेज वांट कि हमारे जो एम्प्लॉइज है दे आर दैट मच इफेक्टिव कि जो हमको काम करवाना है वो लोग कर सके. अभी तुम भी जब सीएस बन जाओगे, राइट, एंड लेट अस से, देखो तुम जब सीएस बनोगे, आर्टिकलशिप तो अब तक हुआ नहीं रहेगा, राइट? हुआ तुम लोग का? नहीं ना. तो सपोज तुम आर्टिकलशिप करते हो एंड तुमने आर्टिकलशिप किया लेट अस से इन द फील्ड ऑफ सेबी एंड कंपनीज एक्ट. जो तुमने काम, 12 बज रहा है, जो तुमने काम किया है वो 2 लॉ का काम किया है. एक सेबी एक्ट का काम सीखा और एक कंपनीज एक्ट का काम सीखा ना. आफ्टर यू क्लियर्ड योर दिस प्रोफेशनल एग्जाम्स, इंटर्नशिप हो गया, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर सीएस बट इनटू द फील्ड ऑफ लेबर लॉ. क्या तुम सिलेक्ट हो पाओगे वहां पे? नहीं. क्यों? तुम्हारे सामने एक और बंदा ऐसा बैठा है कि जिसको लेबर लॉ का एक्सपीरियंस है. ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी. दैट्स व्हाट इट इज सेड ओवर हियर. कि भाई कंपनी, अपने डायरेक्टर्स का ड्यूटी क्या हो जाता है कि ऐसे टैलेंट को रिटेन करना जो उनके लिए फीजेबल हो. फीजेबल एज इन जो उनका काम जानता हो. बराबर. अभी लेट अस से कंपनी को कुछ टैक्स के रिलेटेड काम करना है. आर वी द फर्स्ट प्रेफरेंस? वी मतलब हम सब नहीं. वी आर नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस. पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट को देंगे. सेम वे सेक्रेटरियल ऑडिटर चाहिए तो वी विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस. दैट इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट? दूसरा सामने आता है कौन सा? नॉन एग्जीक्यूटिव. तो अगर एग्जीक्यूटिव ये काम करता है तो नॉन एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है? जो इनमें से कुछ नहीं करता वो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, राइट? ऐसा नहीं 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 नहीं. एक मिनट, नाम देना मतलब क्या होता है? नहीं, दिस इज नहीं. बोलो बोलो, नाम देना मतलब क्या? अरे जो भी लगता है बोलो ना बिंदास, क्या फर्क पड़ता है? एग्जीक्यूटिव में ऐसा मैंने कभी नहीं सीखा है कि नाम देने वाला ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं है जो नाम देता है अपना. देयर इज नो सच डायरेक्टर हु जस्ट गिव्स द नेम. ओके, बोल भाई, कह रहा था कुछ? हाँ, क्यों आता है? क्या चल रहा है कि नहीं? कभी आता है? इंडिपेंडेंटली मैनेज. हाँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है. वो हो गया. बट अभी मैं बोलूं तो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन सारे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन में जाएंगे तो सारे इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव का कैटेगरी फुलफिल कर देंगे. बट सारे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट का कैटेगरी फुलफिल करते हो ये जरूरी. इंडिपेंडेंट का पता है ना, 149(6) बड़ा सा डेफिनेशन आता है. सीखेंगे इस चैप्टर में फिर से. क्या हुआ? नहीं पढ़ना? मजा आता है उसमें, एकदम मस्त है. दैट्स व्हाट आई सेड कि वो काम आएगा तुम लोग को, और कुछ नहीं. मॉड्यूल बेकार है, वो तो हमेशा ही होता है. कोई बात नहीं. क्या पूछ रहा था मैं? नॉन एग्जीक्यूटिव. सिंपल चीज, नॉन एग्जीक्यूटिव. क्या ध्रुव ना तेरा नाम? जैसे व्हाट ही सेड, इसके कभी कभी आता है. कभी कभी कब आता है? लेकिन मुड़ किया तब. आज मैं आ रहा हूं. ही अटेंड्स ओनली बोर्ड मीटिंग्स, दैट्स इट. और उसको देखने की भी जरूरत नहीं है सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है. वो उसका काम नहीं है. वो सिर्फ मीटिंग में आएगा, डिसीजन लेना है डिसीजन लेगा, चेक मिलेगा सीधा. 1 लाख रुपया मिलता है मैक्स टू मैक्स सिटिंग फीस. सेक्रेटरी चेक लेके खड़ा ही होगा, सर ये लो आपका चेक, जाओ निकलो. दे डोंट बॉदर कि भाई डे टू डे एक्टिविटीज कैसा चल रहा है. ऑल दे बॉदर इज के वो टाइम पे डिसीजन क्या लेना है, राइट? अगर कुछ गलत होता है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फंसेंगे, होल टाइम डायरेक्टर्स फंसेंगे. दे विल बी टर्म्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, क्योंकि दीज आर द डायरेक्टर्स हु आर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज, राइट? नाउ ये हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव. फिर वुमेन का भी कैटेगरी आता है, बट बिफोर दैट लेट्स सी और क्या क्या दिया है. एग्जीक्यूटिव में देखो वो 4 पॉइंट दिए हुए. एग्जीक्यूटिव आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी एंड पेड सैलरी. वैसे सारे डायरेक्टर्स को ही सैलरी मिलता है, बराबर. सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय एम्प्लॉयमेंट लॉ. कैन यू टेल मी हु आर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? एक तो मैंने बोल दिया, यू नो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? है ना, जैसे कि इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, और भी बहुत सारे स्मॉल शेयर होल्डर वगैरह वगैरह. इसमें से एग्जीक्यूटिव में बैठने वाले प्रीमियम एज इन मेन डायरेक्टर्स कौन कौन है? एक तो होल टाइम, वो तो मैंने ही बोला, और मैनेजिंग डायरेक्टर.
ये लोग क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लाइक कैसे अगर तुम लोग जॉब पे जाओगे तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय यू एंड योर कंपनी, वैसे इन लोग का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ड्राफ्टिंग हुआ, ड्राफ्टिंग में तुम लोग शायद से है, जहां तक मुझे पता है आता है, ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट ऑफ द कंपनी विद इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, कि अगर कंपनी किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है तो व्हाट शुड बी द एग्रीमेंट लाइक, बी लाइक, वो सारी चीजें आती है। वेयर व्हेन यू कंसिडर दिस अदर डायरेक्टर्स, उनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता। व्हाई? बिकॉज दे आर not getting fixed salary first of all, बराबर? What they are getting is percentage of this percentage out of profits। याद है कितना परसेंट दे सकते हैं? 197 में आता है रेम्यूनरेशन वाला, मैक्स टू मैक्स 11% देते, पता है? उसके अंदर वो आते पता है 10, 5, 3, 2, 1 ऐसा कुछ तो है, राइट? वो परसेंटेज दिए जाते हैं। इट इज 10, 5 एंड 3 and 1, इतना परसेंटेज है। वो देखेंगे जब रेम्यूनरेशन का पार्ट आएगा तब, बट उन लोगों को उस हिसाब से परसेंटेज का फीस मिल जाता है, फिक्स सैलरी नहीं होता। वेयरएज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड उन लोग का शायद कंपनी फिक्स सैलरी भी डिसाइड करी और पैकेज विल बी 1 CR 2 CR जो भी है, और ऐसा कंपलसरी नहीं है। इवन दे कैन बी पेड इन सच अ मैनर इन विच अदर डायरेक्टर्स आर पेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज। लॉस हुआ तो शेड्यूल 5 एप्लीकेबल हो जाएगा, याद है शेड्यूल 5? इफ कंपनी फेसेस लॉस देन शेड्यूल 5 के हिसाब से रेम्यूनरेशन दो। ओके, और क्या क्या काम करते हैं? एज पर रूल 2(1)(k), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस होल टाइम डायरेक्टर डिफाइंड इन क्लॉज 94 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। देखो, और मैनेजिंग डायरेक्टर का भी नीचे डेफिनेशन दे दिया, सो वी डोंट नीड टू स्टडी दीस डेफिनेशंस। ओके, कोई पूछने नहीं वाला, खाली एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है तो 4 पॉइंट याद रखना बेसिक, एंड कौन कौन इंक्लूडेड, एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या बोल रहा हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, फिर आता है नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या? Who just participates in the board meetings। क्या वो डे टू डे एक्टिविटीज को देखता है? नहीं। सी फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखो, दे मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैंने बोला ना कि सारे इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, बट जरूरी नहीं कि सारे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज वो क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। ओके, देन सी द मीनिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन बी टेकन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द वन हु डज नॉट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव। तो जो ये सारे काम नहीं करता, मैनेज तो करता है, ठीक है, चलो डिसीजन मेकिंग है ना, बट ये हायरिंग एम्प्लॉइज, एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये सारे काम नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं करता। नॉन एग्जीक्यूटिव खाली ऑफ द कंपनीज में वो सिर्फ मीटिंग अटेंड करता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। ओके, शैडो डायरेक्टर एक नया कॉन्सेप्ट है, ये जो तुमने शायद एग्जीक्यूटिव में नहीं देखा होगा। नाउ व्हाट इज शैडो डायरेक्टर? जनरली शैडो का मतलब क्या होता है? वो नाम देने वाला नहीं है, ये भी नाम देने वाला तो कोई भी डायरेक्टर है ही नहीं, राइट? और नाम एक्चुअली आई डोंट नो, तुमने शायद वो नॉमिनी पार्टनर के तौर पे ये सोचा, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग तो अलग होता है, नॉमिनी पार्टनर ही होता है। स्लीपिंग पार्टनर तो क्या होता है? ही इज अ पार्टनर, ही डज नॉट गिव्स हिज नेम, ही डज नॉट पार्टिसिपेट्स इन द एक्टिविटीज, वैसा है। कमिंग टू द पॉइंट, कौन सा था अपना? शैडो। शैडो क्या करता है पता है? द वन हु गिव्स एडवाइस टू द डायरेक्टर्स, एंड डायरेक्टर्स आर accustomed to act on the advice। सपोज तुम 4 डायरेक्टर हो, मैं कोई नहीं हूं, ओके, आई एम जस्ट एन आउटसाइडर, एंड मैंने तुम्हें कोई एडवाइस दिया एंड यू आर फॉलोइंग माय एडवाइस, तो मैं क्या बन गया? शैडो डायरेक्टर। बट अगर मैं प्रोफेशनल हूं, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और मैं तुम्हें कोई डायरेक्शन दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, तो क्या मैं शैडो डायरेक्टर बनूंगा? नहीं। ठीक है, समझा? सो प्रोफेशनल के देखो, प्रोफेशनल का काम क्या होता है? एडवाइस, डायरेक्शंस ये देना उसका काम है, इट इज द पार्ट ऑफ हिज जॉब, राइट? तो इस केस में क्या वो शैडो डायरेक्टर बन जाएगा? नहीं। लेकिन एक नॉन प्रोफेशनल बंदा अगर कोई डायरेक्शंस वगैरह दे रहा है तो वो क्या बन जाएगा? शैडो डायरेक्टर। ऐसा पॉइंट कभी सुना है पहले? कहीं पे भी सुना होगा, अगर मैं याद कराऊंगा तो तुम लोग बोलोगे अरे हाँ याद आया। याद करो, द वन हु गिव्स एडवाइस टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बिकम्स डैश, एंड अगर वो प्रोफेशनल है तो ही डज नॉट बिकम्स दैट डैश। प्रमोटर, याद है प्रमोटर का डेफिनेशन? प्रमोटर का डेफिनेशन याद है? हल्का सा, उसके अंदर 3 पॉइंट थे। ये सब तुम लोग का नॉलेज टेस्ट होगा यहाँ पे, और मैं खाली ऐसा मेरे को आता है इसलिए बड़ाई मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। इट कैन बी आस्क्ड इन एनी सब्जेक्ट, ऑल दिस थिंग्स कहीं पे भी रिलेट हो जाएगा। प्रोफेशनल इज नॉट लाइक एग्जीक्यूटिव के जो बुक में वही आने वाला है, वो तो तुम लोग पता ही चल गया होगा अब तक कि ऐसा नहीं कि हाँ बस एग्जीक्यूटिव क्या था ये पढ़ लिया, 95% तो बुक से ही होगा, 4-5% इधर उधर हो जाए तो ठीक है। इधर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। इधर अभी कल इवन मैंने एक स्टूडेंट से मॉड्यूल मंगवाया था, वो मैं नहीं लाया क्योंकि ट्रेन में रश होता है ना, मैं बोला तुम लोग का ले लूंगा मैं। लास्ट नाइट ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट केम एट माय होम टू गिव मी दिस मॉड्यूल। उसने खुद ने बोला कि सर आप मानोगे नहीं मैंने आपको कितना याद किया एग्जाम के टाइम पे। मैं क्यों? तो सर
3 से 4 पेपर में मैं आपको याद कर रहा था, बोलो कौन से, बोलते एक ड्राफ्टिंग, पता नहीं ये बार ड्राफ्टिंग में कुछ तो कंपनीज एक्ट का आ गया 10-12 मार्क का। फिर उसने मुझे बोला सीजी तो है ही, डीडी जो आप पढ़ाते हो, मैं डीडी ही नॉर्मली पढ़ाता हूँ, सीजी में अभी फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, आप मतलब आई वाज जस्ट टेकिंग डीडी टिल नाउ। फिर ये अपना क्या है वो आरसीडी, आरसीडी है ना, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट समथिंग, हुआ स्टार्ट नहीं ना, बट आरसीडी करके एक सब्जेक्ट है, अच्छा वो सेकंड ग्रुप में ही है, ठीक है। तो जब भी होगा, जब तुम पढ़ोगे यू विल रियलाइज कर रहे हैं ये भी कंपनी लॉ बेस्ड है। तो एक सब्जेक्ट इतना काम में आता है ना। एंड प्रोफेशनल एग्जाम कैसा होता है कि अगर तुम्हें सपोज नहीं याद आ रहा, कुछ प्रमोटर का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तुमने वहां पे प्रमोटर का अगर डेफिनेशन भी लिख दिया ना, तो भी इट विल एड समथिंग टू योर आंसर कि भाई चलो स्टूडेंट्स को ये सारी नॉलेज भी है। प्रोफेशनल एग्जाम इज लाइक दिस, दे जस्ट टेस्ट योर नॉलेज, बुक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो नहीं देखते, तुम्हारे पास नॉलेज कितना है वो देखेंगे। तो अगर ऐसे कोई टर्म्स में यूज करता हो ना, तो मेक श्योर कि तुम वो रिकलेक्ट कर लो। अभी जैसे कि प्रमोटर बोला, प्रमोटर का डेफिनेशन याद है तुम लोग को क्या था? सबसे पहला जिसका नाम ही लिख दिया है एज अ प्रमोटर, बराबर। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव का नाम लिखा है, ध्रुव क्या है सरनेम क्या तेरा? ध्रुव भिमानी मिमानी, ठीक है, ध्रुव मिमानी प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कहां लिखा होगा? एमओए में नहीं लिखा होता, या तो एनुअल रिटर्न में लिखा होता है या तो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। दो डॉक्यूमेंट, एनुअल रिटर्न पता है ना कि नहीं पता है? एनुअल रिटर्न एंड प्रोस्पेक्टस, दोनों में से कहीं पे भी लिख दिया कि ध्रुव प्रमोटर, तो ध्रुव प्रमोटर। वरना हमारे मन में प्रमोटर का क्या था आइडिया, अगर तुम्हें याद हो, द वन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, नथिंग लाइक दैट। आइडिया सब तेरे पास रख, तेरे पास आइडिया नहीं है फिर भी तू प्रमोटर है। 2 सबसेक्शन 69 या 2 क्लॉज 69 आता है इसमें, जो कहता है कि प्रमोटर is a person whose name is mentioned as a promoter in either prospectus or this annual return, पहला पॉइंट। दूसरा, the one who controls the affairs of the company directly or indirectly, और तीसरा पॉइंट ये था, the one who gives advices, directions to the company, and if he is a professional then that person is not the promoter, but वो वहां पे प्रमोटर है। यहां पे वो प्रमोटर का तीसरा पॉइंट is considered as shadow director। पूरा प्रमोटर का डेफिनेशन इंक्लूड नहीं किया शैडो डायरेक्टर में, बट प्रमोटर के 3 पॉइंट में से जो तीसरा पॉइंट है क्लॉज सी, वो शैडो डायरेक्टर का और उसका सेम हो जाता है। इफ यू सी दैट फर्स्ट पैरा, वहां पे देखो क्या दिया है, सी शैडो डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड। एज आई टोल्ड यू, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है शैडो डायरेक्टर। पैनल में तुम नॉमिनी डायरेक्टर देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव, होल एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सब दिखेंगे, बट शैडो डायरेक्टर नाम का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता। Okay, it is just a term considered to be as a shadow director. That's it. See, but in accordance with whose directions, instructions or directions of the company are accustomed to act. मतलब मेरे directions पे अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम तो डायरेक्टर हो ही, तुम हो सकते हो एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, वुमन हो, मैं क्या बन जाऊंगा? शैडो बन जाऊंगा। ओके। However, a person is not shadow if that person is giving advice in its प्रोफेशनल कैपेसिटी। जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि प्रोफेशनल का तो काम ही होता है एडवाइस देना, उसको क्यों ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर घसीट रहे हो? लाइक इफ आई एम गिविंग द एडवाइस, आई कैन बी टर्म्ड एज एन ऑफिसर, एंड अगर मैं ऑफिसर हूं तो मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी हो सकता हूं। वो बॉक्स देखो वहां पे साइड में जो दिया है, वो क्या कहता है? सी, टर्म्ड एज एन शैडो डायरेक्टर इज टर्म्ड एज एन ऑफिसर, एंड अगर मैं ऑफिसर हूं तो इन सम केसेस मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी हो सकता हूं। याद है कंपनीज एक्ट में वी यूज्ड टू स्टडी द पेनल्टीज, ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल फॉर दिस एंड दैट एंड ऐसा जो भी है। तो फालतू में क्यों प्रोफेशनल के ऊपर दिस एक्शंस लेने का? उसका तो काम ही होता है एडवाइस देना, राइट? हाँ, अगर वो भी गलत एडवाइस दे रहा है, जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, तो उसको भी ले लो। लाइक व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ दिस सत्यम का थोड़ा बहुत पता है तुम लोगों को? सत्यम कंप्यूटर्स का कौन था उसका ऑडिटर? स्कैम पता है ना? ऐसा विंडो ड्रेसिंग वगैरह किया था सब। विंडो ड्रेसिंग समझ में आता है? तुम्हारे बैलेंस, तुम्हारे फाइनेंशियल्स में कुछ दम नहीं है, लेकिन ऐसा फॉल्स फाइनेंशियल्स बनाया कि लोगों को लगता है क्या कंपनी है। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। रोजी रोजी लगता है सब, यू नो, इट ग्लोज लाइक रोजी रोजी। तो इस केस में पीडब्ल्यूसी पता है? प्राइस वाटर, वन ऑफ द बिग फोर तो पता ही होगा तुम लोग, एक केपीएमजी, डेलॉइट, ईएनवाई दैट इज अर्नस्ट एंड यंग, और पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ये प्राइस वाटर हाउस कूपर इसका ऑडिटर था। तो उसके ऑडिटर के नाम तो मुझे नहीं पता, बट उसके कुछ ऑडिटर्स को भी जेल में डाल दिया था। Why? Because they are the one behind the fraud. मतलब वो भी इन्वॉल्व थे। और रामलिंगम राजू जो था उन लोग का, सत्यम का भी, लेकिन वो तो पहले तो जेल में था ना, वो अभी निकल गया, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए उसको जेल में डाला था, उसका इंप्रिजनमेंट खत्म हो गया, निकल गया। बट जब ये फ्रॉड हुआ था तब उसको भी जेल में डाल दिया था। उनके एम्प्लॉयज का ऑडिटर को भी जेल में डाल दिया था, एंड दे वर बार्ड। कितने साल के लिए उन लोग को बैन किया था वो तो नहीं पता,
ये जब हुआ ना तभी पीडब्ल्यूसी से 300 ऑडिटर या 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट केपीएमजी में चले गए थे, 300, क्योंकि एवरीवन वाज वरीड कि अब ये शायद डूब जाएगा, क्योंकि इतना नेशनल लेवल पे इतना जो डिफेक्ट हुआ पीडब्ल्यूसी। सो 3 to 350 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे रिजाइन ऑन द स्पॉट एंड दे जॉइन केपीएमजी। एक्चुअली केपीएमजी ने ही सामने से बोला कि भाई आ जाओ। मानोगे नहीं, ज्वाइनिंग बोनस सबको 5-5 लाख रुपया दिया। ज्वाइनिंग बोनस, सैलरी तो पहले महीने से चालू होएगा, भाई आ जाओ 5 लाख रुपया देता हूं। तो सब उठ के चले गए, ऐसा है। वुमेन डायरेक्टर के बारे में तुम्हें पता ही होगा, कौन सी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी कंपलसरी है? एक तो लिस्टेड और दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल इज 300 करोड़ और मोर। पब्लिक हो, सॉरी अनलिस्टेड पब्लिक हो 300 करोड़ और मोर है, एक वुमन कंपलसरी। लेकिन लिस्टेड हो, कैपिटल कुछ भी हो, वुमन डायरेक्टर इज कंपलसरी। और ये वुमन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि नॉन इंडिपेंडेंट, के कोई भी चलेगी? कोई भी चलेगी, यस। इफ शी इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्टिल इट इज ओके। इफ शी डजंट फुलफिल, स्टिल इट इज ओके। बट एक कंसिडरेशन ऐसा आता है कि जहां पे ये जो वुमन डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एंड ये कंपनीज एक्ट नहीं कहता, ये सेबी के रेगुलेशंस कहते हैं। टॉप 500, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, ये सब याद है तुम्हें, कंसिडर करना पड़ता है। टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, इसके अंदर है ना कंपल्सरीली एक इंडिपेंडेंट वुमन होना चाहिए। देखो देखो यहां पे दिया हुआ है, इफ यू सी, वो पेज नंबर 87 पे जो एक बॉक्स दिया है ना, देखो पेज नंबर 87 पे पहले तो रूल दे दिया कि कौन सी कंपनी में वुमन होनी चाहिए, तो एक लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड 300 वाली, बराबर। देन उसके बाद अगर देखोगे तो नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, ओके। वो बॉक्स के नीचे देखो रेगुलेशन, सेबी का एक रेगुलेशन कहता है कि टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज एज ऑन 1418 एंड टॉप 1000 कंपनीज एज ऑन 1419 शुड हैव वन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर, बराबर। दिख रहा है वो लाइन? अभी ये टॉप 500, टॉप 1000 कैसे डिटरमाइन होता है? हाउ विल यू क्लासिफाई कि हाँ ये टॉप 500 में? देखो दो डेट है, एक 1418 बोला है और एक 1419 बोला है। 1418 तक कितनी कंपनीज को बोला? टॉप 500, और 1419 को इंक्रीज कर दिया और 500 से 1000 लिस्टेड कंपनीज, बराबर। ये तुम 500 में आ रहे हो या 1000 में आ रहे हो, कंपलसरी क्या है? वन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट मतलब कौन सी इंडिपेंडेंट? 149(6) वाली इंडिपेंडेंट। ये नहीं कि भाई आई एम नॉट हैविंग एनी हस्बैंड, आई एम इंडिपेंडेंट ऑन माय ओन, नॉट दैट वे, बराबर। तो ये कैसे डिटरमाइन करते हो? जो लाइक तुम्हारा कैपिटल बढ़ा या तुम्हारा टर्नओवर बढ़ा तो तुम टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 ऐसा। मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट? व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? देखो एक मिनट, ये जो टॉप 500 या 1000 है, इसका जो रैंकिंग होता है ना, रैंक जैसे कि अभी तुम सीएस प्रोफेशनल दे रहे हो, तुम्हारा रैंक बेस्ड ऑन योर मार्क्स, पर तुम्हारा जो भी ग्रांड टोटल होगा उसके बेस के ऊपर तुम्हें रैंक मिल रहा है कि नहीं वो डिसाइड किया जाएगा। वैसे ही ये रैंक इज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन? एनी आइडिया? इनटू मार्केट वैल्यू। देखो ईयर एंड जब होता है ना ऑन 31 मार्च, राइट, तो उस दिन तुम्हारा जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना, व्हाट डू यू मीन आउटस्टैंडिंग शेयर्स? जो मार्केट में शेयर्स तुमने इश्यू करके रखे हुए, राइट, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू उस दिन का मार्केट प्राइस, एक वैल्यू मिलेगा तुम्हें, है ना? जो भी तुम्हारे शेयर्स है इनटू उस दिन का मार्केट प्राइस, एक वैल्यू मिलेगा, राइट। उस वैल्यू के हिसाब से तुम्हारे रैंक डिटरमाइन होते हैं, ओके। एंड इफ यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी, right, then your company should have one independent woman director. अभी here comes the point, मैं listed company हूं, I was registered in year 2017, let us say, woman होगी, मैं listed हूं, woman होगी कि नहीं होगी मेरे बोर्ड में? कंपलसरी है, रखना पड़ेगा, मैं रैंक करूं या ना करूं, woman तो होगी ही मेरे कंपनी में। फर्स्ट ईयर गया, सेकेंड ईयर गया, 2019 आया, मैंने 17 बोला, 2018 में मेरा कोई रैंक नहीं था, बट 2019 में मेरा रैंक आया सपोज 750। क्या ये प्रोविजन मुझे एप्लीकेबल हो गया है? रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गया? यस। मेरे में तो ऑलरेडी वुमन है, अब क्या करूं? क्या चेक करना पड़ेगा? मतलब यू मीन टू से कि जो वुमन है वो इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि नहीं करती है, वो मुझे फुलफिल करना, सॉरी वो चेक करना पड़ेगा, है ना? ये कहना चाहता है। लेट अस से वुमन का नाम है, क्या नाम रखूं? निम्मी, ओके। अभी निम्मी है वुमन का नाम,
राइट? नाउ ये ऑलरेडी वुमेन डायरेक्टर थी मेरे कंपनी में, लिस्टेड का क्राइटेरिया जो था वो है. नाउ एज पर योर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि वेदर शी फुलफिल्स 149(6) और नॉट, है ना? ये कह रहा है. तुम लोगों को क्या लगता है, फुलफिल कर लेगी? क्या लगता है, फुलफिल कर पाएगी? जस्ट व्हाट यू थिंक. क्यों, कहां पे अटकेगी बता? नहीं है कोई, अकेली बेचारी, सब मर चुके उसके, बस इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ दैट वे ऑल्सो. क्या कर सकती है? ऐसे कैसे? अगर तू बोल रहा है हो सकती है तो हो सकती है, नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती. कहां तो चल, कहीं पे अटक सकती है. लाइक हाँ सर, ये पॉइंट में मुझे लग रहा है कि अटकेगी. एनी गेस? ये नहीं बन पाएगी, कुछ भी हो जाए. कुछ नहीं है, 0 शेयर्स, नो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम सैलरी. देख वो तो अलाउड ही होता है. रेम्यूनरेशन तो हर एक, इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लेता है, तो उसको तो कंसिडर करना ही नहीं है, राइट? खाली पगार के अलावा निम्मी का 1 रुपए का भी रिलेशन नहीं है उस कंपनी के साथ. ना ही उसने कोई शेयर्स खरीद के रखे, ना ही कोई लोन लिया है, फिर भी निम्मी फंसेगी. डजंट मैटर. नो, देख क्या बोला पता है, वुमन होनी चाहिए. एग्जीक्यूटिव के नॉन एग्जीक्यूटिव डजंट मैटर. जब तुम लोग, अभी देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं. अभी सपोज लेटेस्ट से ये निम्मी को जब कंपनी अपॉइंट कर रही थी तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा. कौन सा फॉर्म भरते याद है? टू अपॉइंट अ कंपनी, सॉरी, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर वी फाइल, नहीं बाबा, इज DIR 12, इज DIR 12. DIR 3 क्या था मुझे याद नहीं आ रहा. DIR 3 इससे रिलेटेड है अपना डिन. DIR 3 इज द डिन फॉर्म. अगर तुम्हें डिन चाहिए, डिन, तो DIR 3 फाइल करते हो, ठीक है? दिस इज DIR 12. लेटेस्ट से जब निम्मी को अपॉइंट कर रहे थे तो DIR 12, निम्मी पांडे जो भी है उसका नाम वाम लिख दिया सब बराबर, उसका एड्रेस वगैरह सब डिटेल, उसका पैन कार्ड नंबर डाल दिया, सब डाल दिया. लेकिन जब उसको टाइप ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करने का आएगा ना, तो इधर एक बॉक्स होता है, और बॉक्स के इधर है ना एक वो एरो होता है, ड्रॉप डाउन. ड्रॉप डाउन समझता है? यू क्लिक ऑन दिस कर्सर एंड एक लिस्ट खुलेगा. उस लिस्ट में लिखा होगा एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग वगैरह वगैरह जो भी है, राइट? तो तुम उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. लॉ क्या बोलता है? वुमन होनी चाहिए. एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव वो तुम्हारा चॉइस है, बट वुमन डायरेक्टर पैनल में होनी चाहिए. दैट वे. सो निम्मी विल नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ 149(6). कंपनी ने कंपल्सरीली नई इंडिपेंडेंट वुमन को लाना पड़ेगा. क्यों पता है? तो क्या हुआ उधर? एक मिनट, उधर इंडिपेंडेंट नहीं आता, उसमें इंडिपेंडेंट नहीं है. मैं बताता हूं. डेटा बैंक में है तो भी नहीं. देयर इज ओनली वन पॉइंट जहां पे निम्मी फंसेगी. तुम्हें नहीं पता होगा और मैं तुम्हें याद कराता हूं. इफ अ पर्सन is holding any position in terms of employment, that person is ineligible to be appointed as an independent director. और ये एम्प्लॉयमेंट में हो गई है. हम लोग जब इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन देखेंगे ना, तब वो पॉइंट आएगा, बराबर? फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा रिलेटिव, लेट अस से ध्रुव मेरा रिलेटिव है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक कंडीशन है कि अगर मैं KMP हूं इस कंपनी में तो मैं उसका ID नहीं बन सकता. मैं अगर एम्प्लॉय हूं तो भी मैं ID नहीं बन सकता. Whereas अगर रिलेटिव KMP है तो मैं ID नहीं बन सकता, बट अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है तो मैं ID बन सकता हूं. ये चीज पता है तुम्हें? ये कंडीशन आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का. लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जो 149(6) में, उसमें से एक पॉइंट ऐसा है जो निम्मी को अटका देगा कि शी इज दी एम्प्लॉय. चले वो KMP नहीं है, माना KMP के पॉइंट से वो बच गई, बट एम्प्लॉय के पॉइंट में वो फंस जाएगी बिकॉज शी इज वर्किंग, राइट? इंडिपेंडेंट तो नहीं है. पहले अगर इंडिपेंडेंट होती तो वो एम्प्लॉय नहीं होती, बराबर के नहीं? ओके. तो इफ शी इज एन एम्प्लॉय तो वो फंस जाएगी. दैट इज द रीजन कंपनी ने कंपल्सरीली किसी दूसरी वुमन को रखना पड़ेगा. चलो दूसरी वुमन को रख दिया, लेट अस से सिमी. अभी इसको निकाल दे. दिल से मत सोचो, ठीक है? बस नहीं, निकालना नहीं चाहिए, कोई रिलेटिव नहीं उसका, ऐसा वैसा नहीं. व्हाट थिंक, तुम अगर बोर्ड में होते इसको निकाल देते? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है? गोरी है, काली है, डजंट मैटर. गोरी है तो रख लेंगे, काली है तो निकाल देंगे. नहीं, नॉट लाइक दैट. कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, फालतू में सैलरी देना पड़ेगा ना, क्यों रखे? क्या वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देगी? क्या वो सिम्मी का क्राइटेरिया फुलफिल कर देगी? यस, लिस्टेड कंपनी है, एक वुमन होनी चाहिए,
अभी इंडिपेंडेंट है कि नहीं उससे क्या लेना देना, और सेबी एलओडीआर बोलता है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट कंपनीज एक्ट का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर देती। तो निम्मी को फालतू में क्यों सैलरी देने का, अनलेस एंड अनटिल एनी डायरेक्टर हैज सम पर्सनल इंटरेस्ट, बराबर के नहीं, राइट? क्यों, मतलब मैं समझा नहीं, एम्प्लॉय बन जाएगी एज इन, नहीं नहीं नहीं, कहां से एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर अपॉइंट किए ना, कैसे एम्प्लॉय बन गई, शी इज इंडिपेंडेंट, वो तो एम्प्लॉय होने ही नहीं वाली, गेटिंग इट? तो शी विल फुलफिल दैट क्राइटेरिया जहां पे बोला गया कि कंपनी में एक वुमन होनी चाहिए, दो रखने की क्या जरूरत है, बराबर? वैसा है, तो वुमन डायरेक्टर का भी एक कंडीशन यहां पे खत्म होता है। और हां, फिर ये 1420 पे, मतलब ऐसा मत सोचना कि 18 पे 500, 19 पे 1000, तो 20 पे 1500 किया होगा, ऐसा नहीं। बिकॉज इफ यू सी दैट छोटा सा ऐसा बॉक्स के बीच में, इट इज मैंडेटेड दैट फ्रॉम 1420, मतलब नेक्स्ट ईयर से फ्रॉम 1420 कंपल्सरीली क्या होना चाहिए, टॉप 1000 कंपनीज ने रखना ही है। तो ये कंपनीज को इंक्रीज नहीं किया है, 1000 पे अटक गए। ओके, फिर क्या है, नेक्स्ट इज रेसिडेंट डायरेक्टर, भी पता ही होगा सब लोग को कितने दिन रहा होना चाहिए, 182 डेज। नेक्स्ट अभी आ गया मेन पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट? इसमें पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, इफ यू टर्न योर पेज, राइट? डेफिनेशन नहीं दिया है, सिर्फ क्राइटेरिया ही दिया है उन लोग ने। चलो अच्छी बात है, काम कम हो गया, वी डोंट नीड टू स्टडी द डेफिनेशन, दिया नहीं है। बट फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर वन लाइन में एक्सप्लेन करना है तो क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन और अ डायरेक्टर हु एग्जैक्टली satisfies all the criteria mentioned in 149(6). खत्म। 149(6) में बहुत सारे क्राइटेरिया, आई थिंक 12 या 13 क्राइटेरियाज हैं, सारे तो मुझे मुंह पे नहीं है, बट उसमें एक आता है कि ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी शेयर्स, फिर लोन वगैरह नहीं दिया होना चाहिए, गारंटी का आता है, गारंटी सिक्योरिटी आता है, फिर ये जॉब एम्प्लॉयमेंट वाला आता है, फिर वो प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, मतलब वो पता है, फर्म प्रोवाइडिंग सर्विसेज, should not be the partner, proprietor, employee in such firm which provides services to company, or not only company, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट भी, कैश प्लस पीडी वगैरह वगैरह, याद वही सिखाया था ना, कैश वगैरह मैंने सिखाया था, कौन से बैच में थे तुम? December 22, December 21 में, ओके, राइट? फिर क्या है, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कितने कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो पता है? एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए मिनिमम? कितने? 8? नहीं, कितने इंडिपेंडेंट, देखो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी ने अपॉइंट करना है? लिस्टेड कंपनी ने करना है, आया ना? लिस्टेड कंपनी को करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट? कितने करने होते हैं लिस्टेड कंपनी को पता है? आउट ऑफ टोटल डायरेक्टर्स हाउ मेनी शुड बी इंडिपेंडेंट? वो तो बाद में, वो बाद में देखेंगे, वो बाद में आएगा, पहले ये तो बता दो मिनिमम कितने चाहिए, फिर देखेंगे कि चेयरमैन कौन है, फिर पता चला चेयरमैन ये है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, तो उस हिसाब से फिर चेंजेस करेंगे। नहीं, 1/3 50% से कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है, बराबर 33% होता है। यस, सो अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं तो आउट ऑफ टोटल डायरेक्टर्स एटलीस्ट 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, कंपल्सरी है। फिर देखेंगे कि वो चेयरमैन कौन है, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर सब ठीक है तो 1/3 का 1/3 ही रहेगा, और अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव निकला, देखो चेयरमैन या तो एग्जीक्यूटिव होगा या तो नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट 1/3, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट हाफ, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? ऐसा क्यों किया इन लोग ने कि चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है? तो लाइक सी इट इज लाइक दिस बोर्ड कंपोजिशन, लिस्टेड कंपनी में 1/3 होंगे, अनलिस्टेड में कितने होते पता है? अनलिस्टेड का जो भी क्राइटेरिया है उसमें कितने होते पता है? एटलीस्ट 2। टोटल में से 1/3 नहीं, उधर टोटल कितने भी हो 15 होते, 15 होने दो, लेकिन 15 में से 2 कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इफ यू आर एन अनलिस्टेड कंपनी। और ये जो क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं चेयरमैन वेयरमैन वाला, वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाता है, बिकॉज वो सेबी रेगुलेशंस में आता है। वो क्या कहता है पता है?
कि अगर तुम्हारा सीपी, सीपी समझेगा ना, चेयरपर्सन, अगर तुम्हारा चेयरपर्सन ऐसा है कुछ, नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो 1/3 का 1/3 ही इंडिपेंडेंट रहने दो। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो वो 1/3 का सीधा क्या हो जाएगा, हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तीसरा क्या है पता है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है तुम्हें पता है, मैं बताता हूं। चेयरपर्सन इज अगेन नॉन एग्जीक्यूटिव, बट नहीं बाबा, रिलेटेड टू प्रमोटर, तो भी हाफ हो जाता है। लेकिन मजे की बात, व्हाट इज दिस रिलेटेड टू प्रमोटर, चलो तुम्हारा आंसर राइट है कि इसमें भी हाफ रखने पड़ेंगे, बट ये रिलेटेड टू प्रमोटर क्या है, रिलेटिव अगर होता तो रिलेटिव लिखा होता, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, रिलेटेड बोल रहा हूं, राइट नहीं है ना, स्पेलिंग रॉन्ग है ना। हाँ, सुबह सुबह मेरा इंग्लिश हमेशा ऐसे ही होता है। रिलेटेड नॉट रिलेटिव, रिलेटिव होता तो क्लियर कट राइट, मतलब समझ ही जाते कि रिलेटिव में कौन कौन आता है। 8 लोग है रिलेटिव में, पता है ना, एज पर कंपनीज एक्ट रिलेटिव में 8 लोग आते हैं, वाइफ को हटा दो तो मम्मी पापा, भाई बहन, लाइक मॉम डैड, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, 6 हो गए, सन्स डॉटर, अरे सॉरी, सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड, ये 8 जन है बराबर, और फिर स्पाउस वगैरह एंड वो सब, ठीक है। तो यहां पे रिलेटेड लिखा है, व्हाट इज दिस रिलेटेड टू प्रमोटर, पता है किसी को? नहीं आता, मैं बता, सबसे पहले कंपनी में पार्टनर कहां से आया, मैं नहीं समझ रहा क्या बोल रहा है, नाम ले लेते अब, रुक जा रुक जा, ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इसका कुछ जरूरत नहीं फिलहाल। चल, एक कंपनी है लेटेस्ट से एक्स लिमिटेड, और ये कौन सा कंपनी है, लिस्टेड है, हाँ लिस्टेड होगा तभी मगजमारी कर रहे हैं हम लोग, बोल भाई अभी। तो प्रमोटर भी डायरेक्टर है, चल एक्स लिमिटेड में तेरा ही नाम ले लेता हूं मैं, अबे बता तू क्या है, तू डायरेक्टर है, चल होल टाइम डायरेक्टर है, तो उसमें इंडिपेंडेंट का क्या लेना देना, और तू प्रमोटर है, मैं भी उस कंपनी में, चल ठीक है, मैं उस कंपनी में कौन सा डायरेक्टर हूं, चल मैं एमडी ले लेता हूं, और मैं क्या हूं, चेयरपर्सन भी हूं, ठीक है, अभी है तो मतलब ये वाई बन गया, इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो फिर कैसे रिलेटेड टू प्रमोटर हुआ, इसका अगर ऐसा तो सोच रहा है, तो एक डायरेक्टर कितने कंपनी में काम करता है, 20, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से सारी कंपनी रिलेटेड टू प्रमोटर हो गई, 19 की 19, समझ रहा है कि नहीं, ये रॉन्ग जा रहा है तू, तो ऐसा सोच रहा है कि मैं यहां पे भी हूं तो रिलेटेड टू प्रमोटर हो गया, तो नहीं है, ऐसा नहीं। सी मैं बताता हूं क्या होता है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, डोंट नो, बट देखो ध्यान दो, एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है बराबर, उसमें प्रमोटर होंगे कि नहीं होंगे, फॉरगेट अबाउट डायरेक्टर एंड ऑल, प्रमोटर तो होंगे ना, क्योंकि देखो अपने को रिलेटेड टू प्रमोटर ढूंढना है, ओके। और हां, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बट रिलेटेड टू प्रमोटर, और ही हिमसेल्फ इज द प्रमोटर, तो भी सेम होगा, ठीक है, ये चीज भी बता देता हूं, खुद ही प्रमोटर है तो भी हाफ, एंड रिलेटेड टू प्रमोटर है तो भी हाफ, बराबर। अभी देखो प्रमोटर होंगे, लेटेस्ट नेम सम पर्सन, अपना ध्रुव है यहां पे, फिर जिमित बराबर, फिर जिनेश, मैं हो गया, और कम से कम कितने होने चाहिए, ये पब्लिक कंपनी, कम से कम कितने होने चाहिए, हाँ 7,
7 जन तो होने ही चाहिए ना, सातों के साथ प्रमोटर है तो 7 ही रखेंगे हम लोग। 4 इंडिविजुअल है, मैं हो गया, नाम क्या है? धरा, राइट। अच्छा मुझे याद है, मैं बहुत बार डिस्कस करता धरा क्यों, धारा होना चाहिए, है ना, मैं ही डिस्कस करता था ना, याद है मुझे। चलो, धरा और पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, पी लिमिटेड एलसी, क्यू लिमिटेड यूएलसी। क्या ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोटर्स राइट है? 7 हुए ना, 4 और 3 7, हाँ बराबर। क्या ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोटर्स राइट है कि सर कंपनी कहां से आया प्रमोटर में? कैन वन कंपनी प्रमोट अनदर कंपनी? यस। स्पॉन्सर किसे कहते हैं? याद है स्पॉन्सर टर्म तुमने शायद सुना हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रमोटर सारे इंडिविजुअल ही हो। देखो मेरे कंपनी में 7 ही मेंबर है, राइट, और वो सातों के साथ मेरे प्रमोटर बन जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर का एक डेफिनेशन आता है, द वन हु कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हु कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दे हैव वोटिंग राइट्स, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल है कि नहीं उनके पास? तो डेफिनेशन के हिसाब से ये सब भी प्रमोटर बन जाते हैं। नाउ क्या ध्रुव आईडी बन सकता है एक्स लिमिटेड में? अरे सॉरी, चलो ध्रुव को प्रमोटर बना दिया, सॉरी नॉट दैट वे, ध्रुव को मैंने प्रमोटर बना दिया, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखो इन दिस केस चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इज अ प्रमोटर, तो कितने होने चाहिए? हाफ। सेम थिंग सबके लिए, जिनेश, मैं, धरा, सबके लिए, राइट। तो ये तो हम खुद ही प्रमोटर हो गए। तो हम 5 जन, अगर पांचों के 5 हम एग्जीक्यूटिव है फॉर एग्जाम्पल, और हम में से किसी को भी प्रमोटर बनाया सपोज, तो हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए? हाफ होने चाहिए, बराबर। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम पांचों के 5 कौन से डायरेक्टर है? एग्जीक्यूटिव, और हम में से किसी को भी इस कंपनी का क्या बनाया? चेयरपर्सन, तो हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट हाफ होने चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। ये दोनों का क्या है? क्या ये दोनों चेयरपर्सन बन सकते? पहले ये सोचो, क्या चेयरपर्सन कंपनी होता है? नहीं, कंपनी को तो चेयरपर्सन बना नहीं सकते, ना ही हम उसको डायरेक्टर बना सकते, क्योंकि डायरेक्टर फर्स्ट लाइन हमने डिस्कस किया कि नेचुरल पर्सन होता है। नाउ हियर कम्स द पॉइंट, इन कंपनीज में उनके नॉमिनी, एम्प्लॉय या केएमपी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? चलो ये तो समझ में आता है, एम्प्लॉय, केएमपी, नॉमिनी क्या हो गया? इन सेम यहां पे भी है, मतलब मैं दोनों का नहीं लिख रहा। नॉमिनी क्या हो गया? वाई नॉमिनी? चलो एक कंपनी में एम्प्लॉय होंगे और केएमपी भी होंगे, वेरी ऑब्वियस, बट नॉमिनी कौन है? नॉमिनी डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉमिनी, सिर्फ नॉमिनी कौन है? लाइक सबसे पहले कंपनी कौन चलाता है? तो कैसे? लाइक सपोज तुम कंपनी चला रहे हो, तो तुम्हारे बाद कंपनी कौन चलाएगा उससे तुमको क्या लेना देना? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या फर्क पड़ता है कौन चला रहा है? जमशेद जी टाटा जिंदा है आज, फिर भी कंपनी चल रहा है ना टाटा, वैसा इट डजंट मैटर कौन चला रहा है। नॉमिनी क्या? व्हाट डू यू थिंक? चलो सोचो, यू शुड आंसर दिस। और हाँ बाय द वे, क्या ये लोग का नाम एक्स जनरली एमओए में लिखा होगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्यों नहीं लिखा होगा यार? सब्सक्रिप्शन क्लॉज के एमओए में 7 मेंबर का नाम तो लिखा ही होगा ना। बिना 7 मेंबर के कंपनी बन सकता है? नहीं, तो इन 7 का नाम एमओए में भी है। सो इनडायरेक्टली ये लोग शेयर होल्डर भी है, क्योंकि इफ द कंपनी इज विथ शेयर कैपिटल, एवरी सब्सक्राइबर नीड्स टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर। डजंट मैटर कितना लिया, 1 शेयर तो लिया होगा कम से कम, तो शेयर होल्डर तो बन ही गया। अभी सोचो, अभी नॉमिनी कहां से आया? मैंने आंसर पूरा बता दिया, यू जस्ट नीड टू कलेक्ट, फ्रेम एन आंसर। पी लिमिटेड में जिस पर्सन ने शेयर लिया, पी लिमिटेड का मेंबर, पी लिमिटेड के हजारों मेंबर है, बता अब। ऐसा जरूरी नहीं। सबसे पहले पी लिमिटेड का शेयर पी लिमिटेड के नाम पे ही है, किसी ने नहीं लिया। अगर किसी और ने लिया होता तो उसका नाम आता। पी लिमिटेड क्यों लिखा है मैंने? सिंपल यार, अगर कल को पी लिमिटेड इंसॉल्वेंट वगैरह, देखो मर तो नहीं सकती, लुनेटिक नहीं हो सकती, एक ही चीज हो सकती है, इंसॉल्वेंट।
एंड 3 केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो जाता है। पता है, ट्रांसमिशन कब होता है? डेथ पे होता है, इंसॉल्वेंसी पे होता है और लूनेसी पे होता है। कंपनी के साथ तीनों चीज नहीं होगी। डेथ होगा कंपनी का, नहीं व्हाट यू कॉल, लूनेसी होगा नहीं, बचा एक इंसॉल्वेंसी। कल को अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो इसके सारे शेयर्स किसको चले जाएंगे? नॉमिनी को। और कंपनी ने एक, और डेफिनेटली अगर शेयर होल्डर होते हैं तो वी नीड टू हैव वन नॉमिनी, बराबर के नहीं? नॉमिनेशन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? कल को अगर हम एज एन इंडिविजुअल हम शेयर होल्डर है, हम मर गए तो हमारे बाद शेयर किसका? नॉमिनी का रहेगा कि नहीं? वो नॉमिनी का बात हो रहा है यहां पे। समझ में आया कौन है वो नॉमिनी? लाइक देखो, पी लिमिटेड ने जब शेयर्स खरीदे इसके, तो उसने नॉमिनेशन किया होगा कि अगर पी लिमिटेड कल को इंसॉल्वेंट वगैरह हो जाती है तो ये शेयर्स इसको मिल जाने चाहिए, जो भी है XYZ। या कल को पी लिमिटेड डिसॉल्व तो नहीं बोल सकता, बट ये हो जाती है, क्या बोलते हैं, वाइंड अप हो जाती है, तो वाइंडिंग अप में भी डेथ, इन शॉर्ट डेथ हो गया कंपनी का, तो भी किसको मिल जाएंगे शेयर्स? नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो ये नॉमिनी, एम्प्लॉय, KMP, कैन आई से दे आर रिलेटेड टू प्रमोटर? क्या ये 3 लोग, अभी देखो एक्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्या ये 3 लोग रिलेटेड टू प्रमोटर हुए एक्स के लिए? हाँ या ना? और अगर इन तीनों में से, इनके नाम भी होंगे, इन तीनों में से जिसको भी हमने चेयरपर्सन बनाया, तो क्या फिर मुझे हाफ रखना पड़ेगा? यस। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट से नॉमिनी का नाम है अजय, तो अगर अजय को चेयरपर्सन बना के रखा है, अजय सब्सक्राइब प्रमोटर नहीं है, बट अजय को चेयरपर्सन बना के रखा है, और अजय रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो फिर से क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। दैट इज रिलेटेड टू प्रमोटर। ये रिलेटिव है नहीं, रिलेटेड है। ये मतलब समझो, रिलेटेड टू प्रमोटर का मतलब क्या कि ये जो कंपनीज है उसके ये नॉमिनी, एम्प्लॉय, KMP जो भी है, अगर उनमें से किसी को एक्स लिमिटेड का चेयरपर्सन बनाया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते हो। क्या ऐसा कंडीशन होता है चेयरपर्सन इसी को बनाओ, उसी को बनाओ? भाई जिसको बनाना है उसको बनाओ। तो अगर अजय को बनाया होता तो क्या 1/3 इंडिपेंडेंट रखने पड़ते कि हाफ इंडिपेंडेंट रखने पड़ते? हाफ। क्यों? भले ही अजय नॉन एग्जीक्यूटिव है, बट क्या वो रिलेटेड टू? क्योंकि देखो, जो कंपनी में अजय एज बोलते ना चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है, वो उसी कंपनी के लिए रिलेटेड टू प्रमोटर है, राइट? क्योंकि अजय का रिश्ता किसके साथ है? पी के साथ है। पी कौन है? प्रमोटर है। तो एक्स लिमिटेड में हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये प्रॉपर कंपोजिशन तो बोल रहा था ना अभी, ये है अपने इस चैप्टर में भी है। कहां पर है मुझे नहीं पता, बट है, दिखेगा ये कहीं ना कहीं। ये चीज समझी पूरी? फिर नेक्स्ट कौन सा डायरेक्टर है? नॉमिनी डायरेक्टर। ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या करता है? गिव्स द नेम? नो, ये डायरेक्टर है। ये क्या करता है बाय द वे? एनीवन? नॉमिनी डायरेक्टर कब काम में आता है या कब अपॉइंट होता है? क्या नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी खुद अपॉइंट करती है अपनी इच्छा से? नहीं, कोई डायरेक्शंस देता है। यस। लेट अस से मैं कंपनी हूं, मैंने लोन लिया है बड़े अमाउंट का, बैंक बोलेगी कि ठीक है वी विल प्रोवाइड यू द लोन, जो भी सिक्योरिटी मुझे देना है मैं दूंगा, एसेट, बट वी वांट कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे पैनल में अपॉइंट हो एज अ नॉमिनी डायरेक्टर, तो ही हम लोन देंगे। मैं बोला ठीक है। उस पर्सन को हम लोग एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। वो क्या करेगा? इज ही गोइंग टू मैनेज द कंपनी? नो। हमने उसको मैनेज कराने के लिए लिया है? नहीं। हमने उसको क्यों अपॉइंट किया? वी वांटेड हिम टू जस्ट, नॉट वी वांटेड, दैट लेंडर वांटेड दैट पर्सन विच इज द रिप्रेजेंटेटिव वांटेड टू सी कि कंपनी को एक गलत डायरेक्शन में तो पैसा बर्बाद ना कर दे। क्योंकि द मोमेंट सी, अभी सपोज 1000 करोड़ का लोन है, बड़े बड़े अमाउंट का लोन होता है, राइट? एक झटके में तो कोई पैसा किधर उड़ा नहीं देगा, धीरे धीरे डाइवर्ट होते जाता है। जैसे ही वो नॉमिनी डायरेक्टर को लगता है कि भाई फंड्स आर बीइंग मिसयूज्ड और गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, वो सीधा अपने जो भी लैंडिंग कंपनी है या लैंडिंग एसोसिएशन है उसको इन्फॉर्म कर देगा, एंड उसी वक्त वहां पे उनके ट्रांजेक्शंस के ऊपर ब्रेक लगाया जा सकता है कि यू आर नॉट सपोज टू यूटिलाइज दिस फर्दर मनी, जो भी अभी पैसा पड़ा है उसको यूज मत करो, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तुम लोग प्रॉपर यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर ही तुम्हें हम फंड्स यूज करने को अलाउ करेंगे। क्यों? ऐसे ये सब जो फ्रॉड वॉर्ड होते हैं ना, उससे बचने के लिए। ये विजय माल्या का ले लो, देन नीरव मोदी का ले लो, राइट? यहाँ पे इन लोग क्या मिले, देखो इतने बड़े फ्रॉड कब पॉसिबल होते हैं? जब लोग अंदर के मिले हुए होते हैं, वरना ऐसे कभी ये खाने मतलब ना खाने का काम नहीं है कि 9,000 करोड़ या 13,000 करोड़ का तुम लोग फ्रॉड करके निकल जाओगे, कोई ना कोई तो अंदर का मिला हुआ होता है। तो इमेजिन करो नॉमिनी डायरेक्टर जो लेंडिंग कंपनी के साइड से बैठा हुआ है, जो मिला हुआ नहीं होता, तो शायद विजय माल्या इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर पाता। अगर उन लोग ने नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया होता तो ना, वो मुझे नहीं पता किया था कि नहीं किया था, बट अगर किया होता था और नॉमिनी डायरेक्टर ईमानदार होता और तुरंत किंगफिशर एयरलाइंस पे
रोक लगा था कि नहीं भाई द फंड्स आर बीइंग मिसयूज्ड, तो शायद इतना बड़ा लॉस ना होता, इतना बड़ा डिफॉल्ट ना होता. दैट इज द मोटिव ऑफ दिस नॉमिनी डायरेक्टर. एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली इन केस ऑफ लोन. ठीक है, तुम लोग लोन बोल रहे हो, राइट हो, बट यू नो द पावर इज गिवन टू द गवर्नमेंट एज वेल. गवर्नमेंट के साथ अगर प्राइवेट कंपनी का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेटर से कोई, अभी जैसे कि इंडिया में आजकल बहुत सारी चीजें ये हो रही है, प्राइवेटाइज हो रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ 100%, बट 49% स्टेक मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता है. भाई जैसे कि एमएससीबी, अपना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिक है ना, ये जो अभी जो वसई विरार में रहते हैं उन लोग को पता रहेगा, राइट. एमएससीबी, जैसे कैसे मुंबई में अडानी का लाइट चलता है, टाटा का लाइट चलता है, ये सब प्राइवेट एंटिटीज हो गए. Even in that area, Adani is going to, like government is going to sell its stake to Adani. तो इस ऐसे केसेस में ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है कि गवर्नमेंट क्या करे, देख भाई अडानी, हम तुझे कंट्रोल, मतलब वी आर अलाउिंग यू टू यू नो डू दिस इलेक्ट्रिसिटी वाला बिजनेस, बट वी वांट कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे बोर्ड में बैठे, ताकि ही विल मेक श्योर कि तुम कहीं बोलते ना, लाइक प्राइवेट कंपनी हो तो लोगों के ऊपर ज्यादातर पैसे वैसे यूनिट के बढ़ा के ऐसे सब मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हो. ये सारी चीजें चेक करने के लिए गवर्नमेंट शायद चाहे तो अडानी के, जो भी अडानी कंपनी होगा जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया गया है, उसमें उन लोग एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं ना. यहाँ पे लोन तो है नहीं, लोन था नहीं, तो इन एनी केस इफ गवर्नमेंट वांट्स, वो लोग भी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हैं. ओके. और लास्ट क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. भाई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है? What 20,000? Nominal value of shares. Nominal value क्या होता है? मैंने शेयर खरीदे थे, मैंने 10 रुपए वाले 1000 शेयर खरीदे, 10 रुपया फेस वैल्यू है. आई परचेस 1000 शेयर, तो मेरा नॉमिनल वैल्यू क्या है? 10,000. क्या मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं? मैं स्मॉल हूं. मार्केट वैल्यू बढ़ सकता है, मतलब शेयर का वैल्यू बढ़ सकता है. आज वही शेयर का वैल्यू 30 रुपीज हो गया, मेरा वैल्यू क्या बन गया? 30,000. क्या मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं? अभी भी हूं, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर के टाइम पे फेस वैल्यू ही देखा जाता है, मार्केट वैल्यू नहीं देखा जाता. भले ही आज के टाइम पे मेरे शेयर 30,000 के हैं, बट फिर भी मेरा नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10,000 ही रहेगा, और मैं अभी भी स्मॉल शेयर होल्डर हूं. नाउ ये जब स्मॉल शेयर होल्डर्स चाहे तो क्या खुद के बिहाफ पे एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हैं? कैन दे डू कि कंपनी विल ओनली डू? दे कैन ऑल्सो डू, एंड इफ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट, इवन कंपनी कैन डू. दोनों के पास पावर है, बट कंपलसरी है? कंपनी के लिए कंपलसरी है? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन 151 बोलता है द कंपनी मे अपॉइंट. मे बोल दिया है, मे, अभी मे बोल दिया मतलब ऑप्शनल हो गया. शाल होता तो कंपलसरी होता कि एवरी लिस्टेड कंपनी शाल अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर, बट शाल नहीं है, मे लिखा होगा कहीं ना कहीं. देखो फर्स्ट लाइन पे ही दिया हुआ है, एवरी लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स फॉर द पर्पस. स्मॉल शेयर होल्डर मींस अ पर्पस नॉमिनल वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20,000. बराबर. नाउ ये तो था कंपनी के साइड से. क्या स्मॉल शेयर होल्डर्स खुद नोटिस दे सकते कि भाई हमको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए? यस, इवन दैट इज अलाउड. कितने लोग होने चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? कि हाँ इतने लोग चाहिए. 1000 क्या? अच्छा, कंपनी में अगर 1000 है ही नहीं तो सपोज 600 शेयर होल्डर है तो 10%. आइदर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स का 10%, विच एवर इज लेस. इतने लोगों का एप्लीकेशन आना चाहिए तो ही कंपनी अपॉइंट करेगा. अभी सपोज हम 5 जन है, तो हम 5 का 10% कितना होगा? कम से कम एक जन ने तो जाना ही चाहिए. चलो नहीं बनेगा, लेटर से 100 जन है हम लोग, तो 100 में से कम 10 जन ने तो जाना ही होगा. 7 जन गए तो क्या कंपनी एंटरटेन करेगी अपने नोटिस या एप्लीकेशन को? नहीं. इट शुड बी आइदर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 10% ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लेस. तुम एप्लीकेशन करो, देन कंपनी विल अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. ओके. कंपोजिशन आ गया. देखो कंपोजिशन जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया था, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, ये सब तो टाइम पास है. प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1, तीनों में मैक्सिमम कितना? 15. और अगर 15 से ज्यादा चाहिए तो एसआर पास करो. व्हाट इज एसआर? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं. नो, नॉट 75%. 3/4. क्या 3/4? ध्रुव
जय श्री राम। पूछ रहा है कि बता रहा, मैं आंसर, तुम लोग पूछो मत, तुमको जो मन में आता है बोल दे। मोर देन 2/3 क्या? आउट ऑफ टोटल वोट्स 2/3 मतलब कितना होता है? 66% हुआ ना? नहीं, रॉन्ग हो गया। सबसे पहले आपने 75 बोला, राइट? कभी भी 75 मत बोलना। वाई? मैं उसको रॉन्ग प्रूफ करके बताता हूं। ऑलवेज से वोट्स इन फेवर शुड बी 3 times ऑफ द वोट्स अगेंस्ट इट। 3 times बोलो। क्या वही? कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहां पे। जो नहीं आ रहा है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर आ जाएगा। वोट्स इन फेवर शुड बी 3 times बोलना। 3 times। क्यों 3 times और क्यों 75% नहीं? तुम बोलोगे सर 3 times मतलब 75 हुआ ना? नहीं, मैं रॉन्ग प्रूफ करके दिखाता हूं। कंपनी में 100 मेंबर है, 100 मीटिंग में 100 मेंबर बैठे, तो अगर 3 times बोलूं तो कितने वोट्स फेवर में चाहिए? 75। तो देख 100 का परसेंटेज 75 आ रहा है, बट जरूरी है अगर सपोज 74 वोट्स फेवर में होते तो क्या मैं एसआर पास कर सकता था? मैं कर सकता था। फिर भी कैसे? अगेंस्ट वाले देखने पड़ेंगे मुझे। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन इज, अभी मान के चलो कि कंपनी में 100 मेंबर है मीटिंग में, ओके? वो लोग वोट देंगे, या तो यस बोलेंगे, या तो नो बोलेंगे, या तो कुछ नहीं बोलेंगे। नो, नन ऑफ द मेंबर कैन बी फोर्स्ड टू वोट। अभी सपोज तुम 4 जन मीटिंग में बैठे हो, राइट? एंड ध्रुव डज नॉट वांट्स टू वोट, इट इज हिज चॉइस। कंपनी फोर्स नहीं कर सकती कि वोट दे, कुछ तो दे, बराबर? तो 3 ऑप्शन आते हैं यहां पे, एक यस, एक नो और एक चौकड़ी, बराबर? चौकड़ी मतलब क्या? वोट ही नहीं किया। यस बोलने वाले 74, कुछ नहीं बोलने वाले 10, नो बोलने वाले 14 नहीं 16 है ना? 16। क्या एसआर पास हो गया? अगर तुम 75% बोलोगे तो वोट तो 74% ही है। आउट ऑफ टोटल मेंबर्स 74% है वोटेड, 70% मेंबर्स है वोटेड। बट अगर टेक्निकली देखोगे, क्या वोट्स इन फेवर आर 3 times ऑफ द वोट्स अगेंस्ट? यस। 16 3 कितना होता है? 6 3 18, 3 1 3, 48। क्या 48 वोट्स फेवर में है? एसआर पास हो गया। सोचो 100 में से अगर 48 मेंबर्स ने भी खाली हां बोला होता ना, तो भी एसआर पास हो जाता। दैट इज द रीजन, कभी परसेंटेज मत बोलना, ठीक है? एसआर के लिए वोट्स इन फेवर आर 3 times, एंड ओआर के लिए शायद आप 51% बोलोगे। नॉट 2 times, वोट्स इन फेवर आर हायर, नॉट 2 times, हायर। एक वोट से भी ज्यादा हो गया तो ओआर पास हो जाएगा, ओके? तो अगर तुम्हें 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए तो क्या पास करना है? एसआर। इज देयर एनी कंपनी व्हिच कैन हैव मोर देन 15 बट नो नीड टू पास एन एसआर? नीचे ही दिया वहां पे, मैं खाली ऐसे ही पूछ रहा हूं। नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, मतलब ये कंपनी में एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, बिंदास 20 रखो चलेगा। राइट साइड देखोगे तो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज एंड टॉप 1000 में एक इंडिपेंडेंट वुमन होनी चाहिए, राइट? दिख रहा है? वो भी हो गया। टॉप 1000 एंड टॉप 2000 शैल कंप्राइज ऑफ 6 डायरेक्टर्स एट लीस्ट। देखो लिस्टेड कंपनी कौन सा कंपनी रहेगा? पब्लिक में मिनिमम कितने होते हैं? 3। लेकिन अगर तुम टॉप 1000 या 2000 में फिट हो गए तो भाई 3 तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, मिनिमम 6 हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम देखो, कंपोजिशन। यहां पे कंपोजिशन बोला गया है, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहला ही पैराग्राफ दिख रहा है, देखो 2 बॉक्सेस है वहां पे। पहले मैं लेफ्ट साइड वाला बॉक्स करूंगा, फिर राइट साइड वाला का। सेक्शन 149(4) देखो क्या कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव 1/3, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद है? लिस्टेड, अनलिस्टेड में कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2। कौन सी अनलिस्टेड कंपनी? तो देखो नीचे 4 बिंदु दिए हुए। अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी हो एंड इफ यू फुलफिल एनी ऑफ दिस 4 क्राइटेरियाज, ठीक है? अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी हो एंड इफ यू फुलफिल एनी ऑफ दिस 4 क्राइटेरिया, तो तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट कम से कम कितने दिख रहा है? उसके ऊपर रूल 4 जो पैराग्राफ है वो दिख रहा है, यू कैन सी दैट, राइट? और राइट साइड वो ड्रामा जो अभी हम लोग कर रहे थे, इफ द चेयरपर्सन इज एग्जीक्यूटिव, रेगुलेशन वाला दिख रहा है? वेयर द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो कितना? देखो ये रहा 1/3। सेकेंड पॉइंट, वेयर द चेयरपर्सन इज, थोड़ा हाई फंडू लैंग्वेज है, कहना क्या चाहते हैं उन लोग? एग्जीक्यूटिव। तो अगर एग्जीक्यूटिव है तो हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट, दिख रहा है? सेकंड बिंदु। थर्ड बिंदु देखो, प्रोवाइडेड दैट, बिंदु नहीं सॉरी पॉइंट, वेयर अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, मतलब वेयर द चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव
बट ही इज अ प्रमोटर, कॉमा, और रिलेटेड टू प्रमोटर। दिख रहा है कि नहीं ये सब चीज? और तीसरा पॉइंट भी है जो मैंने नहीं बताया, ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन, राइट? सो इन दैट केस, इस सिनारियो में फिर से देखो, एटलीस्ट हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो वो 3 पॉइंट दिख रहे हैं वहां पे जो पैराग्राफ करके मैंने 2 बताए थे, रिलेटेड टू प्रमोटर, या तो खुद ही प्रमोटर है या तो मैनेजमेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करके बैठा है। अगर तीनों में से कुछ भी होता है तो क्या मैं उसको रिलेटेड टू प्रमोटर बोलूं? यस। मतलब इन दैट केस हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट। ओके, और देखो रिलेटेड टू एनी प्रमोटर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है जो मैं तुम्हें बता रहा था। इफ प्रमोटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, दिख रहा है? देखो, इसलिए मैंने जानबूझ के अलग किया था, एलसी और यूसी दोनों में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, अगर प्रमोटर लिस्टेड एंटिटी का है तो डायरेक्टर, एम्प्लॉइज एंड नॉमिनीज शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड। और डायरेक्टर में किसको एक्सक्लूड किया? इंडिपेंडेंट को। समझ रहा है? अगर देखो फॉर एग्जांपल पी लिस्टेड कंपनी था, नॉमिनी है, एम्प्लॉय भी है, और डायरेक्टर में जो मैंने लिखा नहीं, राइट? डायरेक्टर में कौन आ जाएगा? सारे डायरेक्टर्स बट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये चारों के 4 जन में से किसी को भी अगर मैं क्या बनाता हूं? चेयरपर्सन, तो क्या हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट? यस। ये लिस्टेड कंपनी के लिए। अनलिस्टेड में डिफरेंस क्या है? कोई देख के बता दो मुझे कि सर अनलिस्टेड में ये फर्क है, डायरेक्टर्स है ही नहीं। ओके, है ना? कहां पे नहीं है? सब है, इसमें इंडिपेंडेंट इंक्लूड नहीं किया है। मतलब अनलिस्टेड कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी प्रमोटर बनाया तो समझ रहे हैं? देखो फाइनल टाइम पूछ रहा हूं, अनलिस्टेड कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेयरपर्सन बनाया, अनलिस्टेड कंपनी के, तो इंडिपेंडेंट मेरी कंपनी में हाफ के 1/3, हाफ। लिस्टेड कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर चेयरपर्सन बनाया होता तो 1/3 हो जाता। पूरा समझा ये चीज? यही यहां पे दिया, मैं ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं, बट यहां पे दिख गया। ये समझा है ना बराबर से कंपोजिशन? उसके बाद पीछे क्या है? अच्छा, पीछे ऐसे ही एक टेबल दिया हुआ। एक और एक है, एक 75 इयर्स के एज को अगर अपॉइंट करना है एनईडी, तो तुम्हें क्या पास करना है? एसआर पास करना पड़ेगा। बाय द वे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए हमेशा कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स, विच इज द रेजोल्यूशन? वी पास ऑडिट। अड्डा, अड्डा पता है? अड्डा बाकी सबको नहीं पता रहेगा, बट मैटर्स टू बी ट्रांजेक्टेड एट एजीएम। 4 ट्रांजेक्शन कंपलसरी होते, पता है? एक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एक डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एक डी क्या बोला मैंने? डायरेक्टर बोला, डिविडेंड बोला, एक और एक अकाउंट्स, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। देखो, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, फिर डायरेक्टर, डिविडेंड और ऑडिटर। ये रहा अड्डा, दिख रहा है? अड्डा। तो दीज आर द ट्रांजेक्शन मैटर्स टू बी ट्रांजेक्टेड एट एजीएम, और ये चारों के लिए हमेशा कौन सा रेजोल्यूशन आता है? ओआर आता है। तो नॉर्मली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए ओआर पास करते, बट कुछ डायरेक्टर्स है जिसके लिए एसआर होता है। एक तो इधर ही दिख रहा है ना? एक देखो ये 75 इयर्स वाला नॉन एग्जीक्यूटिव अगर अपॉइंट करना है तो यू नीड टू पास एसआर। इज देयर एनी अनदर डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड बाय एसआर? इज देयर एनी अनदर डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड बाय एसआर? याद है? ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन हिज सेकेंड टर्म। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म पता है तुम लोग को? 2 टर्म होता है। ही इज अलाउड टू बी अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म ऑफ 5 इयर्स। पहले टर्म के लिए ओआर पास कर सकते हो, उसको अगर दूसरे टर्म के लिए अपॉइंट करना है एसआर लगता है। तो ये एक चीज याद रखना है। कैसे? देखो वापस वही टेबल जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया था, खराब हैंडराइटिंग में उन लोग ने अच्छे से टेबल बना के दिया हुआ है, राइट? If chairperson is non-executive, 1/3 should be independent. Chairperson is executive, half should be independent. If chairperson is non-executive but promoter of the listed entity or related to promoter, तो half should be again independent. बराबर? Clear इतना? Now next point पे जाते हैं, that is appointment of board of directors. Now who appoints board of directors? Who appoints board of directors? Shareholders all the time. क्या डायरेक्टर्स खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? क्योंकि अपॉइंटमेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अपने को अपॉइंटमेंट हर एक एंगल से सोचना है। यहां पे तो सीधा टाइम पास करके रखा हुआ है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी नॉमिनेट करेगा, शेयर होल्डर्स वोट करेंगे, अपॉइंट हो जाएगा, राइट? एनआरसी पता है ना?
नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी का मेन काम क्या है? अपॉइंट नहीं करते वो लोग, जस्ट टू नॉमिनेट. लाइक इफ सपोज वी आर द एनआरसी, राइट, हम लोग नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, अपने को जिमित सर अच्छे लगे तो हम खाली नॉमिनेट कर सकते हैं. भाई जिमित सर अपॉइंट हो गए कि नहीं हो गए वो कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे. सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, इज दिस द ओनली प्रोसीजर टू अपॉइंट द डायरेक्टर? के डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर को? मेन क्वेश्चन, कैन डायरेक्टर्स अपॉइंट डायरेक्टर? हाँ बता कैसे, कौन सा? अल्टरनेट डायरेक्टर और कौन है? एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड इन कैजुअल वेकेंसी. सेक्शन 161. पहला आता है एडिशनल डायरेक्टर, फिर आता है अल्टरनेट डायरेक्टर, फिर आता है नॉमिनी डायरेक्टर, फिर आता है डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड इन कैजुअल वेकेंसी. बराबर, चारों डायरेक्टर होते. ये चार डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट कर सकता है अगर आर्टिकल्स ने एम्पावर किया है तो. आर्टिकल्स होता है ना, एओए, अगर आर्टिकल्स ने एम्पावर नहीं किया है तो इन चारों को भी कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स. लेकिन अगर आर्टिकल्स ने एम्पावर किया है तो दीज 4 डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड, ओनली दीज 4. बाकी सारे डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ओआर. बराबर. एनआरसी का सेक्शन याद है? 177 आता है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. 177 एक और कमेटी का सेक्शन है, ऑडिट कमेटी. पहला ऑडिट कमेटी आता है 177 में. बराबर. फिर कौन सा कमेटी आता है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी एक आता है. कुछ कमिटीज होती है कंपनीज में, ये 3 हो गए. और चौथी कमेटी आती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. फिर एक आती है सीएसआर कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी. ये सब याद है कि नहीं तुम लोग को? थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा. (178) आता है. 177 इज एन ऑडिट कमिटी, 178 एनआरसी. तो ये जो एनआरसी है इसका मेन काम होता है और डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करना, उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड करना, राइट, उनका रेम्यूनरेशन या सैलरी कितना होना चाहिए, ये सब. बट ये सारी चीजें इन लोग डिसाइड कर सकते हैं. फाइनल अप्रूवल किसका आएगा? मेंबर्स का. तो वही यहाँ पे एक बेसिक प्रोसेस दिया हुआ है कि नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होता है, वो नॉमिनेट करता है, बट एट द एंड इट इज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स कि वेदर दैट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर और नॉट. ओके, एंड फॉर दैट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डायरेक्टर कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है वो तुम कर दो. ओके.